नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे ईपीएफओ 2023 को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज देख रहे थे। और यदि टेस्ट में बात करें तो यहाँ पे टोटल हम लोग जो है 9 टेस्ट दे चुके हैं धेआईएस से। और मार्केट में जो है सबसे बेहतरीन टेस्ट आपके लिए ही अवेलेबल था, तो ये मैं यहाँ पे आपको जो है कवर करने का प्रयास किया। इसमें जो है एक टेस्ट और आपको बचा हुआ है, तो जैसे ही मेरे को मिल जाता है, अपडेट हो जाता है वो, मैं आपको ये टेस्ट करा दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही अपने पास अवेलेबल हो जाता है वैसे मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान से टोटल हम लोग 10 टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि PYQ जो हम लोग करें और सेक्शनल जो है PYQ करें। तो ऐसे में यहाँ पे यदि बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का हम लोग कंप्लीट किए। पिछले दिन आपका सोशल सिक्योरिटी का वीडियो डाला। इसके अलावा जो है आपको लेबर लॉज या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की बात करें तो वो हम लोग इसका स्पेशल जो है यानी सेक्शनल आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं हम लोग कवर करने का प्रयास किए हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड ये सब टॉपिक हम लोग जो है सेक्शनल यहाँ पे PYQ देख चुके हैं। और इसके अलावा बात करें तो अभी आपका लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, एक्चुअली 2020 का एग्ज़ाम था, तो वो पूरा पेपर जो है बाइलिंगुअल में हम उसको डिस्कस किए थे कि आप लोग देख सके कि आखिर एक्चुअल में पेपर आता कैसे है। इतना सारा काम है। इसके पैरेलल में यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज चूँकि पूछा था आपसे रिवीजन कराया जाए या नहीं कराया जाए, तो ऐसे में आप लोग का रिप्लाई जो है रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहा और वैसे में यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट किए थे। अभी जो है पिछले 1 दिन या 2 दिन में आपको जो है वीडियो नहीं मिला है, लेकिन अब कंटिन्यू जो है मेरा प्रयास रहेगा कि आपको टिल एग्ज़ाम तक सब्जेक्ट वाइज जो है रिवीजन कराएं। और ऐसे में यदि ध्यान दें तो सबसे पहले यहाँ पे चूँकि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री आता है, और मॉडर्न हिस्ट्री तो खैर बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है। तो ऐसे में जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए जो रिवीजन बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये जो है 2 पार्ट में कंप्लीट है, वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो जाके इसे रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट किए थे, तो इसमें पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए हैं और पार्ट 2 जो है हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि आज जो है आपको समाप्त करके और पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे में हम लोग पॉलिटी जो है कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्योंकि साइंस भी बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि साइंस का जो है रिवीजन किया जाए, तो साइंस का हम रिवीजन करेंगे। आपको पता ही है कि साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, तो हमारा कोशिश रहेगा कि एक सेक्शन में फिजिक्स, एक में आपका केमिस्ट्री और एक में आपका बायो जो है करा दें। तो ऐसे हम लोग बिल्कुल स्टेप वाइज बढ़ेंगे। अब आपके एग्जाम में महज 1 वीक बचा हुआ है लगभग, तो जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करें, टारगेटेड वर्क करें, रिवीजन करें, टेस्ट दें। और इसके अलावा पैरेलल जो है यूपीएफओ 2023 को टारगेट करते हुए यहाँ पे रोज डेली आपको एक टेस्ट दिया जाता है जो आप रियल टाइम में अपने आप को दे सकें। वैसे में डेली एक टेस्ट अपलोड किया जाता है और इसमें हम लोग लगभग 3 टेस्ट यहाँ पे कर लिए हैं। फुल लेंथ का टेस्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो ये जो टेस्ट होता है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाता है। देखिए ये जो डिस्कशन है, आखिर यहाँ पे जो भी बातें हैं, कुछ लोग का मतलब दिमाग में होता होगा कि बार बार डिस्कस करने का क्या फ़ायदा। तो देखिए जो भी नए लोग देखते हैं तो उनको जानकारी नहीं हो पाता है, वो बार बार कमेंट करते हैं PDF कहाँ मिलेगा। तो उन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम टाइम में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया जाए। मैं बता रहा था कि तीसरा काम जो EPFO को लेकर किया जा रहा है, वो डेली आपको एक टेस्ट दिया जा रहा है जिससे आप रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सके। आप सभी को पता है कि आपका जो है 2 से जो है 4 भी एग्ज़ाम है और सुबह 9:30 से 11:30 एग्ज़ाम है। तो वैसे में शाम को जो है आपको, यानी दोपहर मान सकते हैं, 2 बजे से लेके 4 बजे तक आपको डेली एक जो है सेक्शनल टेस्ट, यहाँ पे सेक्शनल नहीं फुल लेंथ टेस्ट आपको अपलोड किया जा रहा है और ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाता है। और आफ्टर जो है 2 आवर यानी 4 PM आपको जो है लगभग 4:05 पे आपको इसका आंसर शीट जो यहाँ पे दे दिया जाता है। आपका नंबर वगैरह जो है प्रोवाइड किया गया है, आप उस पर जो है अपना रिस्पॉन्स जो है सबमिट कर सकते हैं। कुछ लोग रिस्पॉन्स सबमिट करते हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा बस टारगेट ये है कि आप एक रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सकें, चूँकि यहाँ पे 120 प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में और आपका टाइम भी लगभग 120 मिनट ही है। और ऐसे में पता है कि आपको OMR सीट आप सभी को मिलता है, तो एक अच्छा प्रैक्टिस आपको हो जाए इसके लिए डेली जो है टेलीग्राम ग्रुप पे 2 बजे से 4 बजे तक रियल टाइम में जब आप एग्जाम में बैठेंगे उसी टाइम में ये आपको दिया जाता है। तो ये भी आप प्रैक्टिस करते रहें, डेली आपको एक जो है यहाँ पे टेस्ट मिलते रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जिनको सबमिट करना होगा वो 9015040592
ऐसे आप टेलीग्राम ग्रुप में नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके अपना रिस्पॉन्स जो है सबमिट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग जो है लगभग 100 MCQ देख चुके थे, जो एग्जामिनेशन में आपके आने के चांसेज है। और ऑलरेडी जब हम लोग सिलेबस इसका डिस्कस किए थे तो बात किए थे आपका कंप्यूटर नहीं है, आपके सिलेबस में कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यानी अप्लाइड कंप्यूटर है, जो भी रियल लाइफ में कंप्यूटर का यूज होता है उसी से रिलेटेड जो है, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, हार्डवेयर से रिलेटेड हो, प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ऐसे में आज हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि एक बेहतर जो है MCQ यहाँ पे हम लोग देखें, और ये आपको बाइलिंगुअल में अवेलेबल है। लास्ट में कुछ प्रश्न जो है हिंदी में अवेलेबल है, बाकी बाइलिंगुअल ही है। तो आप अंग्रेजी या हिंदी मीडियम जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, आप जो है इसे देख सकते हैं। चलिए, तो लेक्चर को जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें ज़रूर आप शेयर कर देंगे, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे अगर अभी आप EPFO 2023 को टारगेट कर रहे हैं। डेली टेस्ट आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आखिर टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। स्पेशली इस एग्ज़ाम में तो आपको टेस्ट देने की बिल्कुल ही ज़रूरत है। चलिए, एक एक करके प्रश्न देख लेते हैं, और पैरेलली आप लोग चाहें तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग जो है हम लोग 70 से जो है 75 MCQ अप्रॉक्स देखेंगे, तो आप चाहें तो 1 से लेके और 75 तक नंबरिंग कर लें, और एक एक प्रश्न का जो है आंसर देने का प्रयत्न करें। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रोजेक्टेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ये जो है आप ग्राफिक जो है सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया जा रहा है, तो MS पावर पॉइंट, यही हम लोग ग्राफिक प्रोजेक्शन सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। अच्छा, इसके अलावा आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 हो गया, बाकी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका MS पावर पॉइंट ग्राफिक्स प्रोजेक्टेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको स्लाइड का प्रयोग करके टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि का प्रोजेक्शन जो है तैयार करके, और किसी भी आपको मैटर को यहाँ पे चलमान स्थिति तरीके से हम लोग समझते हैं, यानी हम लोग यूज करके यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, UPI स्टैंड फॉर जनरली फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि यूनिफाइड पेमेंट जो है इंटरफेस होता है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। तो कुछ लोगों का कमेंट है कि मैथ और रीजनिंग के लिए करा दिया जाए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैथ और रीजनिंग का भी कुछ आपके लिए यहाँ पे करा दूं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय, इंटरनेट द्वारा शासित होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका W3C, यानी वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे कंसोर्टियम, ठीक है, ये इंटरनेट द्वारा ही गवर्न होता है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, द ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोजर इज कॉल्ड। इंटरनेट एक्सप्लोजर का जो ईमेल घटक क्या कहलाता है। क्या इसको हम लोग मैसेंजर मेल बॉक्स कहते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, तो आपके लिए अगला यहाँ पे ऑप्शन है मैसेज बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, आउटलुक एक्सप्रेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। चलिए जूम कर देते हैं थोड़ा, देखिए क्या लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, इसके माध्यम से ईमेल मैसेजिंग किया जाता है, और इसमें ईमेल से संबंधित सभी टूल दिए होते हैं तथा कैलेंडर इत्यादि का भी उपयोग होता है। आगे देखिए, और यही आपका इंटरनेट एक्सप्लोजर का आपका ईमेल का घटक हो गया। घटक का मीनिंग सिंपली होता है उसके अंदर जो है वो चीज़ें, कंपोनेंट उसका, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 105। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपसे, बताइए कि यूजनेट आखिर है क्या। यूजनेट तो आपका ए बुलेटिन बोर्ड सिस्टम दैट अलाउ फॉर द पोजीशन इन द रिस्पॉन्डिंग टू मैसेज ऑन द इंटरनेट। एक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम होता है जो आपका इंटरनेट पे संदेश को पोस्ट करना और जवाब देने के लिए हम लोग यूजनेट का यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न नंबर 106। जी, इसके बाद ये कंप्यूटर का हम लोग लगभग जो है ये तीसरा आपका अभ्यास है। 50-50 क्वेश्चन का ऑलरेडी हम लोग MCQ किए हुए हैं, तो आप लोग जाके एक बार उसे जरूर देख लेंगे। बाकी एक बार रिवीजन कर लें, आप जहाँ से भी कर रहे हैं वैसे तो रिवीजन करते रहें, और जो भी सेक्शन होगा हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कोशिश किया जाए। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डाटा जो हिरार्की इज, डेटा पद अनुक्रम की आरोही क्रम क्या है।
तो देखिए यहाँ पे बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड फाइल डेटाबेस, ये तो आपका नहीं बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा बाइट बिट रिकॉर्ड फाइल फील्ड डेटाबेस, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि बाइट जो होता है आपका बिट, बिट जो होता है, बिट से आपका बाइट, बाइट से फील्ड, फील्ड से रिकॉर्ड, फिर उसके बाद फाइल, उसके बाद डाटाबेस, ये इसका चूंकि क्रम लगाना था यहाँ पे आपका यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिट के संग्रह से जो आपका क्या बनता है, बाइट बनता है। ठीक है, बिट के संग्रह से बाइट बनेगा, बिट से बाइट, बाइट से आपका फील्ड, ठीक है, फील्ड से आपका रिकॉर्ड, फिर रिकॉर्ड से आपका फाइल, फाइल से आपका डाटाबेस। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका जो है डी नहीं, यहाँ पे ये सी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टूडे। अच्छा, मान लीजिए एक आध क्वेश्चन कोई आंसर की अगर रंग हो जाता है तो उसे आप करेक्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में ऐसे आप लिख सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में प्रयास करूंगा कि उसको इरर को, देखिए ह्यूमन इरर थोड़ा मोड़ा रह ही जाता है, ठीक है, बट हमारा प्रयास रहता है कि इरर जो है कम रहे। ठीक, बाकी कुछ लोग जो है ऐसे मतलब कमेंट वगैरह लिखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी है। ठीक है, तो खैर कुछ लोगों का अपना जो है रिस्पॉन्स अच्छा होता है, कुछ लोग, अब देखिए आप जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उससे आपका क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब लोग समझने का जो है प्रयास करते हैं कि आखिर इनका व्यक्तित्व कैसे है। तो आप लोग जो है बिल्कुल किसी के साथ भी जो अगर अच्छे तरीके से अगर पेश आते हैं तो आपको जो है सही व्यक्ति समझा जाता है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट अगर मतलब अच्छा रखेंगे तो किसी को भी अच्छा लगेगा, आप किसी के लिए, मेरे ऊपर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है अगर मतलब किन्हीं को लगता है कि नहीं वो, मैं कोई एक आध लोग कमेंट किया था, बहुत ही मतलब अलग तरीके से उनका कमेंट था, तो यदि लगता है ऐसे कि मान लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज है तो बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप जाके एग्जाम लिखें और टॉप करें एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये जो है लेक्चर हम प्रिपेयर करते हैं सारे लोग को ध्यान में रखते हुए। कुछ लोग को लगता है कि बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है, तो बिल्कुल बताया जाएगा क्योंकि सारे लोग को जो है ध्यान में रखते हुए जो है लेक्चर प्रिपेयर किया जाता है। अभी जो मैराथन क्लास हम कर रहे हैं तो है तो कहने के लिए मैराथन, लेकिन सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज बाई टुडे इज, आज इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे जो है आम इनपुट डिवाइस क्या है जो आज इस्तेमाल होता है। इन ऑप्शनों में देखें, मदरबोर्ड है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कीबोर्ड है, सिस्टम यूनिट है। तो आपको बताएं कि कीबोर्ड जो हम आमतौर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबसे अधिक यहाँ पे पूछा हुआ था, सबसे आम तौर पे, तो आपका कीबोर्ड ही हो जाएगा। देखिए कीबोर्ड जो है आज के दिन में सबसे अधिक जो है उपयोग करते हैं हम लोग। आगे देखिए प्रश्न 108, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है विच काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस कैन बी कैरिड अराउंड, निम्न में से किसे स्टोरेज डिवाइस में रखा जा सकता है। अच्छा, कंप्यूटर के प्रश्न को जो है आप लोग अंग्रेजी में भी जरूर पढ़ लेंगे, कुछ कुछ हिंदी जो है इसका मीनिंग काफ़ी टिपिकल होता है, तो आप अंग्रेजी वाला वर्ड जरूर से पढ़ लेंगे। निम्न में से किसे स्टोरेज डिवाइस में रखा जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए हार्ड डिस्क को, सिस्टम कैबिनेट को, यहाँ पे डिस्किट है, मेन मेमोरी। ठीक है, चूंकि स्टोरेज डिवाइस में रखा जा सकता है तो ये मेन मेमोरी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। जो मेन मेमोरी होता है आपका स्टोरेज डिवाइस में, मुख्य मेमोरी की श्रेणी में ये आता है आपको। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 109, IMPS स्टैंड फॉर, ये सब फुल फॉर्म अगर आप देख लें, ठीक है, तो IMPS जो है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला देखिए, अब ये सब प्रश्न जो है बिल्कुल रटने वाला है, तो इसको रट जाएं आप लोग। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, दैट मेमोरीज एंड स्टोरेज इज, ठीक है, मेमोरी और स्टोरेज के बीच अंतर है, और मेमोरी और स्टोरेज क्या कहलाता है, यहाँ पे दो आपको फुल अप करना है, फिल करना है। यहाँ पे देखिए मेन मेमोरी और स्टोरेज दैट मेमोरी इज, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये बन जाएगा टेम्पोररी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी एंड स्टोरेज इज क्या हो जाएगा, ठीक है, मेन मेमोरी, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, तो मेमोरी आपका क्या बन जाएगा, मेमोरी यहाँ पे आपका बन जाएगा टेम्पोररी, और स्टोरेज जो है यहाँ पे परमानेंट बन जाएगा। मेमोरी अस्थाई होता है आपका, स्टोरेज अस्थाई मेमोरी। ठीक है, तथा स्टोरेज जो होता है वो अस्थाई मेमोरी होता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही बन जाएगा। बाकी देखिए एक्सप्लेनेशन वगैरह यहाँ पे लिखा है। मेमोरी अस्थाई है तथा स्टोरेज क्या होता है, अस्थाई मेमोरी होता है। अस्थाई मेमोरी का डाटा कंप्यूटर ऑन होने पर क्या होता है, कंप्यूटर जो है ऑन नहीं, ऑफ होने पे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। स्टोरेज में सेव डाटा कंप्यूटर आपको ऑफ होने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। आपको पता ही है कि जो भी आप सेव करके रखते हैं तो वो आपका डाटा जो है एज इट इज बना रहता है। द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ और निष्पादित कर सकता है उसे हम, आखिर कंप्यूटर जो कौन भाषा आपको समझता है, हमारा आपका समझने का एक भाषा होता है, वैसे कंप्यूटर भी एक भाषा समझता है। वो हमारे आपकी तरह हमारा भाषा वो नहीं समझता है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है, मशीनी भाषा समझता है। और जनरली देखेंगे तो मशीन भाषा को लो लेवल का भाषा हम लोग जनरली बोलते हैं, और कंप्यूटर उन्हीं निर्देश को फॉलो करता है। पूरा कंप्यूटर में देखेंगे तो 0 1 पे जो है जनरली जो है काम होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर इसी को रीड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो ये जो है केवल 0 और 1 2 अंकों का प्रयोग करता है, और ये कंप्यूटर का आधारभूत जो है भाषा होता है जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है। प्रश्न 112 देखिए, यहाँ पे आपको फिर से फिल करना है। इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंटल एकेडमिक कॉर्पोरेट पब्लिक एंड प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क, आपस में जुड़े सरकारी शैक्षणिक कारपोरेट सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक आपको प्रणाली है। तो कौन सी है, इसमें इंटरनेट है या इंटरनेट है, इंट्रानेट है, ये देखिए इंट्रानेट तो है नहीं, ठीक है, आप सभी को पता है। इंटरनेट ही क्या किया है, सारे चीज़ को जोड़ के रखा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप सरकारी किसी भी संस्थान की बात कर ले, शैक्षणिक हो गया, कारपोरेट हो गया, आपका सार्वजनिक हो गया, निजी कंप्यूटर हो गया, ठीक है, सारे चीज़ को जो है जोड़ के रखा गया है। इंटरनेट ऐसे शुरू किया गया था आपको 1969 में, देखिए ऐसे कहीं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया ही है। देखिए इंटरनेट जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क एक वैश्विक आपको प्रणाली है, कैसी नेटवर्क प्रणाली है, और इसके माध्यम से आपको पता ही है कि इंटरनेट के माध्यम से जो है पूरा विश्व जो है जुड़ा हुआ है। आज यहाँ का डाटा जो है इजीली कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। आज हम लेक्चर यहाँ बना रहे हैं, ये आपको जो है कहीं भी आप बैठे हैं बिल्कुल इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका पूरा नाम जो है इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट का आरंभ देखिए कब हुआ था, 1969 में, इसको भी ध्यान रखेंगे थोड़ा। अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा ऑर्बिनेट का विकास हुआ था। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब हुआ, 15 अगस्त 1995 में, ठीक है। तो BSNL नाम से जो है यहाँ पे भारत में हुआ, भारत में 1995, लेकिन ओवरऑल जो है 1969, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग आपका एम्बरेबल कैपेबिलिटी इज प्रोवाइडेड इन मस्ट ऑफ द वर्क स्टेशंस, अधिकांश वर्क स्टेशन में निम्नलिखित में से कौन सा सराहनीय क्षमता प्रदान आपको की जाती है, ठीक है। तो इसका जो है आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए न्यूमेरिक जो है प्रोसेसिंग, न्यूमेरिक प्रोसेसिंग जो है अधिकांश वर्क स्टेशन के द्वारा आपका ये सराहनीय क्षमता प्रदान करती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114, जिनको लेक्चर स्लो लगेगा आप लोग यूट्यूब में 1.5 वगैरह करके सुन सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। पूछा है कि एडवाइस दैट प्रोवाइड emergency power to your computer condition that voltage and protect against power surge is called, एक ऐसा उपकरण का नाम बताइए जो आपके कंप्यूटर पे आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है और वोल्टेज की स्थिति देता है और बिजली की बढ़त के खिलाफ सुरक्षा जो है करता है। ये कौन सा इक्विपमेंट होता है ये आपको बताना है। देखिए PSU पावर सप्लाई यूनिट होता है, USB होता है, UPS होता है, ठीक है। क्या होता है, आप UPS यूज करते हैं, अनइंटरप्टेड पावर जो है सप्लाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। यूपीएस का हम लोग यूज करते हैं, ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है आपका जो पावर को क्या करता है, आउटेज, ठीक है, यानी मान लीजिए जैसे पावर अचानक कट जाता है, ठीक है, तो पावर को कंट्रोल करता है, एक तरह के कंट्रोल ये करने का काम करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सबसे तेज है, इसमें सबसे जो ऑप्शन में आपको दिया गया है इनमें सबसे तेज कौन है ये आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पे रोम है आपका, फ्लैश मेमोरी है, कैश मेमोरी है और रैम है। इनमें सबसे तेज जो है कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी सबसे तेज है, काफ़ी तीव्र मेमोरी होता है ये।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, बताइए इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी MIPS स्टैंड फॉर मार्जिनल इनपुट स्टोरेज। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ होता है, ठीक है। तो MIPS का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका मिलियन जो है इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जो भी टर्मिनोलॉजी आपसे जो चीज़ें पूछी जा रही हैं सारी क्या है आपको अप्लाइड है। देखिए प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट होती है जो आपको क्या करती है, निर्देश को इंटरप्रेट करके और उन्हें एग्जीक्यूट करती है। पीसी का कार्य क्षमता माइक्रो जो है प्रोसेसर की क्षमता और गति पर निर्भर करता है। आपका पीसी कितना अच्छा काम करेगा वो आप सभी को पता ही है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है कितना अच्छा है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है MIPS में होता है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की जो है आपका इंटीजर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस को आपको स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। तो जनरली जो है MIPS हमको पता चलेगा कि कंप्यूटर का आपका जो है क्या रिस्पॉन्स है, कितना तेजी से आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, द 90s जो 50s बिलोंग टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1950 के कंप्यूटरों की जो पीढ़ी से संबंधित है 1950 में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो 1950 में देखेंगे तो आपको तो यहाँ पे प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की बात होगी, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का काल जनरली माना जाता है आपका 1900 लेके 40 से लेके 1946 तक, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम आपका पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है। और इस समय देखेंगे अगर तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है आपका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। आज जैसा नहीं है जैसे आप कंप्यूटर देख रहे हैं। इस पीढ़ी कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में जो है मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता था। आज तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज होना शुरू हुआ, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम का, तब से जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है छोटे आकार उनका होते गया, ठीक है। अब पहले का जो है आप मॉनिटर वगैरह चाहे जो भी आप टीवी वगैरह देखते थे तो आप देखते थे कितना जो है ये बड़ा बड़ा होता था, ठीक है। उसमें हम लोग लेज़र बीम वगैरह कंसेप्ट उसमें यूज किया जाता है। तो आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपका जो है डिवाइस यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस में बोलूँ आने की वजह से जो है सारा साइज वगैरह रिड्यूस हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअसेंबलिंग रिसीव्ड पैकेट एट द आपको रिसिप्ट कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करके के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये क्या होता है आपका TCP, ठीक है। ऑप्शन यहाँ बन जाएगा आपका बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 देखिए क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम। निम्न में से कौन सा रैम का विशेषता आपको नहीं है पूछा गया है। देखिए ये रैम क्या तेज होता है, महंगा होता है, हाई पावर कंजप्शन होता है, स्मॉलर होता है। इसमें से आपसे क्या पूछा है कि रैम का जो है विशेषता कौन सा नहीं है। तो देखिए तेज महंगा उच्च खपत वाला तो होता ही है, स्मॉलर वाली कोई इसकी विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120 देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ईमेल यहाँ पे IMAP है, POP3 है, यहाँ पे SMTP। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये हम लोग ईमेल भेजने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। बाकी देखिए यहाँ पे POP3 के बारे में दिया है, इसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी रेगुलरली अपडेटेड इल्स। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना अगर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होगा। न्यू वायरसेज वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, नन ऑफ दीज सॉफ्टवेयर विल बी बिकम क्रॉप
बोथ ऑफ दीज। देखिए आप एंटीवायरस को अगर अपडेट नहीं करेंगे तो न्यू जो है वायरसेज वुड नॉट बी रिकग्नाइज, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीवायरस को जो है नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। वजह क्या है, कंप्यूटर में आने वाले जो भी नए वायरस है उसका पता चल सकेगा। इससे हमारा कंप्यूटर जो है आपका फाइल हो गया, डाटा हो गया, इसको नुकसान जो है नहीं पहुंचेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 122, फाइल्स कैन बी सेफली ट्रांसफर यूजिंग इंटरनेट थ्रू। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित करने के रूप किसके द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा, AFTP। ठीक है, FTP हो जाएगा। फाइल को जो है इंटरनेट के माध्यम से अगर सुरक्षित रूप से आपको हस्तांतरण करना है तो FTP द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 123। 123 में देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। एक इंटरप्रेटर मशीन कोड को प्रोग्राम का अनुवाद जो है करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग इंटायर प्रोग्राम एट वंस, वन लाइन एट ए टाइम। देखिए इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन टू लाइन जो है आपको एक समय में एक लाइन कहीं ये प्रोग्राम का अनुवाद करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखेंगे। इंटरप्रेटर जो होता है आपको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है, आपको मशीन कोड को जो है प्रोग्राम करने का काम करता है और एक समय में एक लाइन ही ये क्या करता है, आपको वर्क करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123 हो गया। 124 देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, अस्थिर मेमोरी का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइलिक मेमोरी। वोलेटाइलिक मेमोरी इसमें कौन सा है आपको। ठीक है, देखिए वोलेटाइलिक मेमोरी सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, तो ये जो जैसे आप देखते हैं कि इसमें आपको अगर कोई भी सूचना इन्फॉर्मेशन अगर संग्रह करके रखना है तो उसको पावर की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी पावर चाहिए। ठीक है, अगर पावर मान लीजिए अचानक से चला जाता है आपका, ऐसे में डाटा को खो देते हैं। ठीक है, और ऐसे में जो है उदाहरण क्या हो जाएगा, तो आपको पता चल गया होगा, ये कौन हो जाएगा, रैम। ठीक है, रैम क्या है, एक वोलेटाइलिक मेमोरी का आपका उदाहरण है। बाकी देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देख सकते हैं। वोलेटाइलिक मेमोरी जो है कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जो सूचनाओं के संग्रह को बनाए रखने के लिए पावर की यहाँ पे आवश्यकता होती है। डाटा को संग्रहित करता है, परंतु पावर अगर अचानक आपका चला जाए तो डाटा क्या हो जाएगा, खो जाएगा। रैम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वीडियो ऑडियो को जो सेव करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, उसे ही फ्लैश ड्राइव भी कहा जा सकता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, आपका पावर सप्लाई हो या नहीं हो, ये आप यहाँ पे मेमोरी स्टोर रहता है। मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग एक माध्यम है जो प्लास्टिक एक लंबी आपका संकुचित पट्टी पे एक पतली सी मैग्नेटिज्बल कोटिंग से बना होता है। चुंबकीय टेप कंप्यूटर डेटा को आपका संग्रहित करता है। रैम का पूरा नाम तो पता ही है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये इस कंप्यूटर का हम लोग मेन मेमोरी वगैरह भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव डाटा को सहेज कर सुरक्षित रखने का एक यंत्र है। हार्ड डिस्क के बारे में आपको पता ही होगा। हार्ड डिस्क क्या करता है, डाटा को आपका संग्रहित करके रखता है, जो डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप में रखता है, और इसमें चुंबकीय पदार्थ के लेप से एक डिस्क जो है लगे होते हैं। हार्ड डिस्क वगैरह आप एक्सटर्नल भी यूज किए होंगे। ठीक है, बाकी अभी तो मार्केट में SSD वगैरह अवेलेबल है आपको। देखिए उसका प्रिंसिपल कुछ अलग है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ SVG का फुल फॉर्म सिंपल से यहाँ पे आपसे पूछा गया है। इसका फुल क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वेक्टर ग्रुप। ठीक है, ग्राफिक्स, एक्सटर्नल जो है वेक्टर ग्राफिक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है SVG का जो है फुल फॉर्म आपका स्केलेबल आपका वेक्टर ग्राफिक्स है। ये आपका द्विविमीय XML आधारित आपका वेक्टर इमेज फॉर्मेट होता है। अगला प्रश्न 126 है। देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, एक मालवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र कराता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग। ऐसा मालवेयर जो आपका दैट सेक्रेटरी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स विदाउट देयर आपको कंसेंट, आपको बिना कंसेंट के ही आपका डाटा जो है अगर बिना सहमति के आपका यूज किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाईवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो स्पाईवेयर एक प्रकार का मालवेयर ही है जो कंप्यूटर पे आपका इंस्टॉल किया जाता है। उपयोगकर्ता के सहमति के बिना उनका सूचना को एकत्र किया जाता है। स्पाईवेयर की उपस्थिति में आमतौर यूजर से जो है आपको छिपी रहती है, तो उसका काम ही होता है, ठीक है, बिना आपके जानकारी के आपका डाटा यूज करना। ठीक है, वायरस का एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अनुलिपि कर सकता है, उपयोगकर्ता के अनुमति के बिना ही कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, यूजर को इसका पता भी नहीं चलता है। ठीक है, एडवेयर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रोग्राम
के चलते समय आपका एडवर्ट डिस्प्ले करते हैं। पॉपअप मेन्यू के द्वारा एड जो है प्रदर्शित करता रहता है। आप देखते होंगे कभी कभी आपको आपके मोबाइल में भी इशू आता होगा, ठीक है, आपके बिना सहमति के आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको ऐड आने लगा, ठीक है। तो ऐसे आपसे कुछ जो है पहले ऐसा कुछ जो है आपसे ओके करवा लिया जाता है उसमें, नहीं तो ये कभी कभी जो है आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल वगैरह में ये ऐसे जो है आते रहते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ दिस इज द वैलिड जो है ऑडियो फाइल फॉर्मेट, इनमें से क्या एक वैध ऑडियो जो है फाइल फॉर्मेट है। ऑडियो जो है फाइल फॉर्मेट के ऊपर हम 3-4 आपको यहाँ पे बताए हुए थे, ठीक है, कि ऑडियो जो है फाइल फॉर्मेट आपका कौन कौन होता है। अगर याद होगा तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इन सब में अगर देखेंगे तो ये आपका डॉट जो है AIFF, ये आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। ऑडियो जो है इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, वैध। इसके अलावा भी हम बताए थे, ठीक है आपको। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये डॉट VOV ये सब तो ऑडियो वगैरह नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 128, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ द पब्लिशिंग ओरिजिनल कंटेंट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पे मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये क्या होता है, वेब जो है पब्लिशिंग हो जाता है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 129, बाकी देख सकते हैं यहाँ पे कोई वेबसाइट को तैयार करना और उसको पूरा जो है हो जाने पे किसी होस्ट सर्वर पे अपलोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। वेबसाइट तैयार आपको करके और उसे इंटरनेट या सबके उपयोग के लिए डालने की एक प्रक्रिया लंबी होती है, आपको पता ही है, कई चरण में पूरी की जाती है, जैसे DNS रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग, वेबसाइट डिजाइन, ये सब जो है चीजें होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 119, इव्स जो है ड्रापिंग डैश प्रकार के आपके साइबर हमले का एक उदाहरण है। ये जो ड्राफ्टिंग होता है एग्जाम्पल फॉर डैश टाइप ऑफ साइबर अटैक, ये आपको मैन इन द मिडिल, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपको, SD डिस्क यूजुअली कैन होल्ड डाटा अप टू, जो SD डिस्क होता है डाटा को संग्रहित कर सकता है, तो SD डिस्क जो होता है वो 17 GB तक डाटा को आपको संग्रहित कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 131, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ बिट्स इन एन ऑडियो सैंपल इज कॉल्ड, एक ऑडियो सैंपल को बिट्स में बिट्स की संख्या कही जाती है, ये बिट डेप्थ इसको बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132, इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN है, टू डिवाइस कम्युनिकेट, ये कैसे कम्युनिकेट आपको करता है, तो थ्रू जो है एक्सेस पॉइंट, ठीक है, थ्रू एक्सेस पॉइंट से ये कम्युनिकेट करता है। देखिए WLAN जो है आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर दो डिवाइस को आपस में एक्सेस करने के एक क्या होता है, माध्यम होता है, ठीक है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, आप लोग नाम सुने ही होंगे इसका, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो बस यही है ये, और इसमें जो है आपको दो डिवाइस को आपस में जो है ये क्या करता है, एक्सेस पॉइंट के माध्यम से संचार करता है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, यहाँ पे देखिए क्या पूछेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लाइनेक्स कार, जो लाइनेक्स पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसमें आपका डेबियन है, फेडोरा है, उबुंटू है, ये सब सारा जो है लाइनेक्स आधारित ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 134, यहाँ पे देखिए क्या पूछेगा, फुल फॉर्म ऑफ FDDI इज, FDDI का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइबर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेरेंस, याद कर लेंगे इसे, ठीक है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ये आपका स्पेसिफिकेशन है इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, इंटरनेट एक्सप्लोजर वाज लर्न, इंटरनेट जो एक्सप्लोजर आप सभी यूज वगैरह इसको किए होंगे, तो ये जो है लॉन्च कब किया गया था, ये आपको 1995 में जो है लॉन्च किया गया था। क्या अभी जो है इंटरनेट एक्सप्लोजर वर्क करता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 136,
यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द यूज ऑफ F11 ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोजर। F11 इसमें जो है हम लोग कहाँ यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोजर में F11। देखिए F11 का प्रयोग करते हैं गूगल जो है फुल स्क्रीन पूर्ण स्क्रीन जो है चालू करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग जो है टेक्नोलॉजी इज द ओल्डेस्ट, निम्न में से कौन सा तकनीक सबसे जो है इसमें पुराना है। इन ऑप्शन में NS जो है एफनेट है, यहाँ पे एफनेट है, आपका इंटर स्पेस है, आपको इंटरनेट है। इन सब में पुराना आपका ऑप्शन ये बी हो जाएगा, आपका नेट हो जाएगा। इसका आविष्कार आपको 1969 में हुआ था। ठीक है, चलिए इन सब में जो है सबसे पुराना यही है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, IRCTC इज एन, IRCTC आखिर है क्या ये। ठीक है, तो आपको पता ही है ये प्लास्टिक मनी तो है नहीं, ईमेल रेलवे सर्वेइंग जो है प्रोवाइडर है, सारे लोगों को पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है ये। और ये जो है रेलवे में क्या करता है, आपका ऑनलाइन टिकट वगैरह भी इससे हम लोग यूज करते हैं, इससे ऑनलाइन टिकट हम लोग निकालने का काम करते हैं, बाकी खान पान वगैरह का अब सारा व्यवस्था यहाँ पे आपको दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139 पूछा गया है कि डैश जो है कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल एंड एग्जीक्यूट इट एंड वन गो। उच्च स्तरीय जो भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है, एक बार में। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इंटरप्रेटर के बारे में देखे थे कि लाइन बाय लाइन ये क्या करता है, आपको लैंग्वेज जो है कन्वर्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि एक ही बार में। तो ये कौन है, आपका कंपाइलर है। याद रखेंगे दोनों में डिफरेंस है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों में डिफरेंस है। कंपाइलर ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपका उच्च स्तरीय जो भी भाषा है, जो भी उसमें कोड लिखा हुआ है उसको मशीन भाषा में चेंज करता है और एट ए टाइम एक ही बार में, यानी पूरा आपका होल पेज एक ही बार में, जितना डाटा होगा सारा जो है एक ही बार में आपको कन्वर्ट कर देगा, जबकि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन करता है। याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, लाइनेक्स इज एन अ पॉपुलर वेब सर्वर सेटअप प्रोग्राम लैम्स वेयर ए स्टैंड फॉर, ये LAMF लैम्स वेयर ए स्टैंड फॉर क्या होता है। ठीक है, तो लिनक्स के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, लिनक्स के बारे में। तो इसमें ए का, चलिए ऑप्शन तो यहाँ पे दिया नहीं है, अगले पेज में देखते हैं। यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हो जाएगा, एपेच हो जाएगा, ए फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप देखिए लिनक्स जो है लैम्प प्रोग्राम का एक विख्यात वेब सर्वर सेट है, जहाँ ए का तात्पर्य क्या है, अपाचे है। अपाचे एक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध वेब सर्वर है जिसे ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत वितरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 देखें। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, बताइए विथ रेफरेंस टू इंटरनेट प्रोटोकॉल SNMP रिफर्स टू। SNMP सिंपल सा फुल फॉर्म आपको बताना है SNP का, तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट जो है आपका प्रोटोकॉल। ऑप्शन यहाँ पे ए ही बन जाएगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 142। ठीक है, देखिए कंप्यूटर से मैं इतना सारा MCQ लगाने का ये पर्पस है, यहाँ से आपके एग्जाम में 120 में मान के चलिए तो 9 से 10 प्रश्न यहाँ पे बनेंगे आपके। ठीक है, तो ऐसे 120 में 10 प्रश्न बहुत होते हैं। ठीक है, और ये आसान प्रश्न होते हैं, आपको आता है तुरंत आप टिक करेंगे, यहाँ पे टाइम एक्सपेंड आपका नहीं होगा। बस एक जगह आपका कैलकुलेशन आएगा, बाइनरी टू डेसिमल वगैरह जो करने का आएगा, वहीं पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन, नहीं तो बाकी जो आता है तो टिक कीजिएगा, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, इसको आपको एस्केप करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और टेक्सुअल जो है चैटिंग ऑन इंटरनेट मस्ट कॉमन चैट प्रोटोकॉल इज। ठीक है, तो इसमें मस्ट जो है कॉमन कौन सा है यही पूछा जा रहा है, HLR है, IRC, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, इसके माध्यम से जो है टेक्स्ट के रूप में जो है संचार जो है किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे कि आखिर जो है इसमें सबसे छोटा कौन होता है, सबसे बड़ा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए गीगाबाइट है, टेरा है, मेगा है और पेटाबाइट है। तो मिनिमम वाला पूछा है, तो इन सब में मिनिमम कौन हो जाएगा, आपका मेगाबाइट। बाकी देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। देखिए मेगाबाइट है, मेगाबाइट जो है 10 से 24 किलोबाइट में आपका 1 मेगाबाइट हो जाएगा।
और 10 से 24 मेगाबाइट में 1 गीगा होगा, और 10 से 24 गीगा में टेरा होगा, और टेरा में जो है पेंटा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया आपका? पेटाबाइट हो गया, इससे कम टेराबाइट हो गया, ठीक है, इससे कम गीगा हो गया, और इससे कम आपका मेगा हो गया, इससे कम किलो हो गया, और इसके नीचे का हम लोग ऑलरेडी सारा कुछ देखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, किलो, मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, ठीक है, फिर लास्ट में पेटाबाइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 144। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बताइए कि द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस। जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। जनरल जो है पॉकेट रेडियो सर्विस, ये आपका मोबाइल संचार के लिए 2G और 3G में हम लोग वैश्विक प्रणाली के तौर पे जो है इसका यहाँ पे इस्तेमाल आपको किया जाता है। आगे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैश मेमोरी इज यूज टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन। कैश मेमोरी जो है प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में से डाटा आंतरिक करने के लिए। तो ये जो है आपको मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच, क्योंकि काफ़ी स्पीड में यहाँ पे काम होता है मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच, तो यहीं पे हम लोग कैश मेमोरी का यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप जो सीपीयू है अपना और मुख्य मेमोरी के बीच का ये भाग होता है, ठीक है। इसका उपयोग बार बार जो है डेटा को निर्देश और संग्रहित करने के लिए जाता है। इस मेमोरी प्रोसेसर के बीच में गति अवरोध के रूप में जो है दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति सीपीयू को प्रोसेसिंग करने की गति से काफ़ी मंद होती है। यह तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत आपका छोटा भी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, द फंक्शन ऑफ डीएनएस। डीएनएस इज टू कन्वर्ट। डीएनएस का आखिर काम जो है क्या होता है? तो डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस। डीएनएस जो होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है आपका, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए बन जाएगा। क्षेत्र जो है नाम को आईपी पते में परिवर्तित करना। देखिए यहाँ पे दिया है डीएनएस का कार्य जो है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, याद रखेंगे। जब भी हम वेब ब्राउजर को किसी वेबसाइट पे डोमेन नेम टाइप करते हैं तो डीएनएस जो है उसको क्या करता है, आईपी एड्रेस में परिवर्तित कर देता है, ताकि सर्वर में कंप्यूटर की पहचान करके और संस्थापित उसको किया जा सके। अगला देखिए क्वेश्चन, ऑन विच टाइप ऑफ रोम डाटा कैन बी रिटेन ओनली वंस। पूछ रहा है कि रोम के किस प्रकार की किस्म का डाटा केवल एक बार अंकन किया जाता है, एक बार। ये होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार की बात है ये, तो पी रोम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इसे विशेष प्रक्रिया द्वारा जो है जो भी उपयोग करता है उनके अनुकूल यहाँ पे डेटा को जो है प्रोग्राम किया जा सकता है, और एक बार जो प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद ये सामान्य जो है रोम की तरह ही आपको व्यवहार करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 148। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू सर्वर एंड नेटवर्किंग डिवाइस। निम्नलिखित में से प्रयोग सर्वर और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है आपका, टेलनेट होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। टेलनेट जो है प्रोग्राम का प्रयोग करके और दूसरे कंप्यूटर को जोड़ के और काम हम लोग टेलनेट का उपयोग करके आप चाहें तो काम कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 149। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग टीसीपी या आपको आईपी कनेक्शन का सुदूर सर्वर से ईमेल का पुनः प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल आपको क्लाइंट्स द्वारा किया जाता है। तो ये कौन हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन देखें, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा, यानी पीओपी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 150। यहाँ पूछा गया कि द एड्रेस ऑफ एन रिसोर्स ऑन द नेट इज नोन एंड। नेट के किस संसाधन का पता चलता है, नेट पे किस संसाधन का पता चलता है, तो ये आपको पता ही है, यूआरएल का हम लोग यूज करते हैं। देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, यूनिफॉर्म जो है रिसोर्स आपका लोकेटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 150 हो गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, देख लेंगे इसको, यूआरएल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 151। यहाँ से शायद क्वेश्चन
कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में ही है, चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं एक नज़र में इसे भी। ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित कर दिया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो बस बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अगर एक भाग से दूसरे भाग में आपको डाटा को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो बस का ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा बस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो बस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, कितना था यहाँ पे? ऑप्शन ए ही था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 जो है 51। चलिए, इफ ए कंप्यूटर इन ए लैन आर कनेक्टेड along ए सिंगल केबल देन द नेम गिवन एज सच टोपोलॉजी। यदि कंप्यूटर का एक लेन में एकल केबल के साथ जुड़ा होता है तो इस तरह के टोपोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो इसे हम बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसे जो है आपको क्या बोला जाता है? बस टोपोलॉजी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जब एक से अधिक डिवाइसों को एक केबल की सहायता से जोड़ा जाता है तो इस नेटवर्क को बस टोपोलॉजी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नोड 1 दिख रहा है, नोड 2, नोड 3। ठीक है, तो एक से अधिक जो है डिवाइस को आपको जो है एक केबल की सहायता से, यहाँ पे केवल एक ही है और इसे यूज किया गया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 153। मल्टीप्लाइड जो है कनेक्शन में किस टोपोलॉजी का हम लोग उपयोग करते हैं? यहाँ भी हम लोग देखिए ऊपर ही देख रहे हैं कि मल्टीमाइल कनेक्शन के लिए जो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मल्टीपल कनेक्शन लेना है तो ऑप्शन यहाँ पे बी ही बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 154। इस नेटवर्क टोपोलॉजी का कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है। ठीक है, हब की आवश्यकता होती है। यहाँ पे रिंग है, बस है, स्टार टोपोलॉजी जो है इसमें जो है आपको इसे हम हब बोलते हैं, तो यही आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 155। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? वह नेटवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती है। ये किस तरह का है? ये आपका स्पाइडर नेटवर्क होता है। ठीक है, स्पाइडर नेटवर्क होता है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन जिसमें प्रस्तुत करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न नंबर 156। देखिए क्या पूछा है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोपोलॉजी। इसमें से कौन सा टोपोलॉजी नहीं है? ठीक है, देखिए ये मेस, रिंग, स्टार सब तो टोपोलॉजी, सर्कल यहाँ पे कोई टोपोलॉजी नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, डाटा को फ्लो कराना है, इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी में आप मेस हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बस टोपोलॉजी की बात कर रहे थे, ट्री हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल टाइप का कोई टोपोलॉजी आपको नहीं होता है। आगे देखिए अगला कुछ प्रश्न है और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 157। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइडेड इंटरनेट एक्सेस बाय द ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन पे डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान होता है। तो ये हम लोग डिजिटल जो है सब्सक्राइबर लेन से, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टेलीफोन लाइन में आपका डिजिटल डाटा जो है अगर ट्रांसफ़र करना है, संचारित करना है, कम्युनिकेट करना है, तो इसके लिए हम लोग DSL इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, DSL। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 158। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? बताइए टेलीफोन नेटवर्क के तारों पे डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा हम लोग प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करते हैं? टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर ऑफ द टेलीफोन नेटवर्क। वायर के ऊपर जो है कौन सा टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे DSL देखे थे। डिजिटल जो है आपका सब्सक्राइबर लाइन, इसी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं डेटा को संचारण करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। बैकबोन संबंधित है, पूछा गया है, तो हार्डवेयर से है, सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम, इंटरनेट। देखिए बैकबोन जो है ये आपका कंप्यूटर से तो संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन आपका बन जाएगा इंटरनेट, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपका? बताइए कि ISDN का विस्तारित रूप आपका क्या है? ठीक है, किसका पूछा जा रहा है? ISDN।
ठीक है, अंग्रेजी में नहीं लिखा गया, बट इसका आपको फुल फॉर्म सिंपल बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन आपका ये बन जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। चलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिख ही रहा है, देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 121, लीज्ड कनेक्शन माना जाता है। ये दिया है स्तर 1 कनेक्शन है, स्तर 2 कनेक्शन है, तो ये स्तर 1 कनेक्शन होता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसे व्यक्तिगत या सीधी लाइन भी हम लोग कहते हैं, लीज्ड कनेक्शन को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 162। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भारत में इनमें कौन सा एक इंटरनेट जो है सेवा प्रदान नहीं करता है। BSNL करता है, बिल्कुल करता है, रिलायंस भी करता है, आप सभी को पता है, एयरटेल भी करता है, TCS जो है नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 163, एक प्रॉक्सी क्या होता है। ठीक है, तो एक नेटवर्क स्तर का गेटवे होता है, परिवहन स्तर का नेटवर्क एड्रेस अनुवाद, एक अनुप्रयोग स्तर का गेटवे होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखिए, जब दो कंप्यूटर को किसी तीसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो उसे प्रॉक्सी कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार का अनुप्रयोग परिवहन स्तर को गेटवे कहा जाता है। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। ठीक है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने वाला, तो ये कौन हो जाएगा आपका, स्कैनर तो होगा नहीं, मॉडेम हो जाएगा। ठीक है, मॉडेम हो जाएगा। आप यूज भी किए होंगे, मॉडेम का यूज करके आप क्या करते हैं, अपने जो है लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से जो है बात वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मॉडेम एक डिवाइस होता है, इसमें आप सिम वगैरह डाल के और यूज करते हैं। ठीक है, इसे आप तो इंटरनेट यूज कर ही सकते हैं, साथ साथ संचार के लिए भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडेम डिवाइस ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे दिया है, आप लोग बहुत सारे लोग यूज भी किए होंगे। मॉडेम कंप्यूटर का टेलीफोन लाइन से क्या कर देता है, जोड़ देता है। मॉडेम कंप्यूटर से प्राप्त होने वाला अंकीय डाटा को एनालॉग संकेत में परिवर्तित कर देता है, जिससे टेलीफोन लाइन को दूर दूर जो है भेजा जाता है, तो उससे आप बात वगैरह भी कर सकते हैं। आगे देखिए, ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पे संप्रेषित करती है, इसे हम क्या बोलते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े इसके बारे में, मॉडेम ही होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 166 है, DAC का पूरा नाम आपका क्या होता है। DAC का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 167 है, वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वाईमैक्स जो है ये संचार प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 168, वाईमैक्स का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ दिया गया। देखिए, वर्ल्ड वाइड आपका इंट्रो जो है पर एबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका 69 है, 169, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर होता है। दोनों आप आजकल खूब इस्तेमाल किया जाता है, ब्लूटूथ और वाईफाई। तो ब्लूटूथ और वाईफाई में अंतर पूछा जा रहा है। ब्लूटूथ देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रयोग करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अर्थात 5 गीगाहर्ट्ज भी यूज किया जाता है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे वाईफाई में जो है आपका 5 गीगाहर्ट्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला ही आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों तो ब्लूटूथ हो चाहे वाईफाई हो, दोनों में वायरलेस ही कम्युनिकेशन होता है, आपको पता ही है। ठीक है, और ब्लूटूथ जो है जनरली 2.4 जो है आपको गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है, जबकि आपको वाईफाई में 2.4 भी, आप वाईफाई वगैरह लेते होंगे उस पर लिखा भी रहता होगा। ठीक है, आजकल डुअल बैंड भी वाईफाई जो है अवेलेबल है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170, ब्लूटूथ तकनीक जो है अनुमति देता है तो केवल मोबाइल फ़ोन के बीच में, लैंडलाइन फ़ोन और मोबाइल एक उपकरणों के बीच जो भी उपकरण हो, ब्लूटूथ उसमें अनुमति देगा। आप वायरलेस जो है संचारण कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ब्लूटूथ देखिए एक वायरलेस संचार के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोटोकॉल, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, ठीक है, प्रिंटर, कैमरा सब हो, वीडियो गेम हो, इस सब में हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। WLL का अर्थ क्या होता है, ये आपका वायरलेस इन लोकल जो है लूप हो जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया आपको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था।
तो ये चार्ल्स बेबेज थे, आप सभी को पता ही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 173। कुछ प्रश्न और रह गए हैं, देख लेते हैं हम लोग। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जो है जी आखिर, तो आपको पता है जी मतलब आपका क्या होता है, ग्लोबल होता है। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GCM जो आप देखते हैं। ठीक है, तो GCM में आपको G1 मिलता है और ये होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल जो है आपका कम्युनिकेशन। सेकेंड जनरेशन का टेक्निक है, खैर तो अभी आपके पास 5G टेक्निक है। ठीक है, आगे देखिए तलाश है। तलाश क्या है, तो इंटरनेट पे एक मल्टी जो है मीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर जो है रिकॉग्निशन OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर का CDAC द्वारा संचालित है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 175। ये पूछा गया आपका, जो साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं नमन। ठीक है, नमन देखिए ये जो है भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है। हाल ही के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गया, आप सभी को पता ही है। साइबर अपराध से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था को आने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में जो है साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है, और इसके लिए जो है ये नमन आपको बनाया गया है। अगला देखिए प्रश्न जो है देखते हैं लोग 176। भारत जो है सुपर कंप्यूटर का जनक जो है कौन कहलाता है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का। ये विजय जो है भटकर को कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है देखा जा चुका है, विजय पांडुरंग भटकर। क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की रेंज होती है। ठीक है, किसके लिए पूछा गया है, सुपर कंप्यूटर के लिए। तो इसमें देखेंगे तो ये 64 बिट ही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे C बन जाएगा, 64 बिट तक। आगे देखिए 178। ये पूछा गया यहाँ पे कि इसमें कौन सा उद्योग चुंबकीय जो है स्याही गुण पहचान करता है इनमें से। तो ये कौन हो जाएगा आपका, यानी MICR का प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन है। इसका प्राथमिक उपयोगकर्ता बैंकिंग सिस्टम में खूब होता है, ऑप्शन A हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का। आगे देखिए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको ऑप्शन A हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन A ही हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए तो इस तरह से यहाँ पे टोटल जो है आपका 79 हम लोग प्रश्न देखें। ठीक है, तो आगे जो है फिर हम जो भी बेहतरीन MCQ होगा, ठीक है, इसे आप लोग देख लेंगे, इसे शेयर कर देंगे। बाकी जो है टेस्ट वगैरह डेली जो दिया जा रहा है आपको 2 बजे 2 PM में डेली टेलीग्राम ग्रुप में आपको टेस्ट डाला जा रहा है, उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप लोग जो है अटेम्प्ट करें। ठीक है, 1 से 20 मिनट में करने का कोशिश करें। आप लोग 4 बजे या 4:05 पे आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं, वहाँ पे सबमिट आपको नहीं करना है, नंबर मैं एक दिया हूँ, टेलीग्राम पे ही एक्चुअली सबमिट करना है, आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रियल फील आएगा, यानी जैसे एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं, टाइम एक्सपेंड करते हैं, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, और उस टाइम में आपका माइंड भी अच्छा काम करेगा वहाँ पे जब जाएंगे। ऐसा अभ्यास यदि आप 10 दिन कर लेते हैं, ठीक है, 2-3 दिन तभी हो गया, हम लोग 6-7 दिन और जो है करेंगे, तो ऐसे में देखेंगे आप जाएंगे तो आपको जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए बाकी जो रिवीजन करते रहिए, यहाँ सब्जेक्ट वाइज जो रिवीजन कराया जा रहा है, मैराथन वाला जो सेशन है उसे भी आप देखते रहिए, और जो है टेस्ट वगैरह देते रहिए। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, देखते हैं बेहतरीन MCQ आपके लिए जो है क्या कराया जा सकता है, या टेस्ट वगैरह कहीं बेहतर जो भी हमको दिखेगा मैं आपको यहाँ पे कराने का जो है प्रयास करूँगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।